बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम और इसके जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो सबसे पहले ये सिंपल पेंडुलम है क्या? तो सिंपल पेंडुलम हमारे पास स्मॉल बट एक हैवी मैश के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको हमने इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की मदद से एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ अटैच किया होता है। इसको हम नाम देते हैं सिंपल पेंडुलम। तो जब इसको हम मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर देंगे तो ये मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा। अब अगर ये सिंपल पेंडुलम जो है ये मीन पोजीशन पर है, तो मीन पोजीशन पे इसकी जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो इस वेट के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जब सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन पे से पास करता है तो उस हमें जो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है। और हमने पढ़ा था जो काइनेटिक एनर्जी है Ke इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो जब ये v मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे एमसीक्यू आ जाता है कि व्हेन सिंपल पेंडुलम इज एट मीन पोजीशन टेंशन इन स्ट्रिंग इज, तो उस वक्त जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी उसकी वैल्यू कौन सी होगी? उस वक्त ये हमारे पास इसका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एट मीन पोजीशन विच वन ऑफ फॉलोइंग वैल्यू इज मैक्सिमम। तो उसमें लिखा होता है ऑप्शन ए में v, ऑप्शन बी में आ जाता है Ke इज मैक्सिमम, और सी में आ जाता है बोथ ए एंड बी, और डेल्टा होगा नन ऑफ दीज। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। क्यों? वी भी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब ये ऑसिलेट करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है, जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ से भी एमसीक्यू आ जाता है एट एक्सट्रीम पोजीशन टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल होगी? तो वो हमें फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो इसका जो वेट mg है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। इस वेट को हम इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक हमारे पास आ जाएगा mg cos थीटा और दूसरा हमारे पास आ जाएगा mg sin थीटा। अब यहाँ पर देखें तो इस लाइन में इसकी कोई मोशन नहीं है, लिहाजा ये जो टेंशन का ये कंपोनेंट है स्ट्रिंग का, ये वेट के इस कंपोनेंट के इक्वल होगा, ये दोनों बैलेंस करेंगे। यानी अगर एमसीक्यू आ जाता है टेंशन इन स्ट्रिंग एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो स्ट्रिंग में टेंशन है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? T इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन आ जाएगी। उसके बाद है वेलोसिटी की वैल्यू। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम जस्ट फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट के लिए रुक जाएगा, तो v की वैल्यू 0 होगी। तो जब वेलोसिटी 0 आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है एट एक्सट्रीम पोजीशन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, तो वो मैक्सिमम होगी। क्यों? अगर हम मीन पोजीशन के लिहाज से इसकी हाइट लेते हैं तो मैक्सिमम है, लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम आ जाएगी। उसके बाद एक एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको डिस्कस करते हैं। अ सिंपल पेंडुलम मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल देन टेंशन इन स्ट्रिंग एट एक्सट्रीम पोजीशन इज। तो ये देखा गया है कि ये एमसीक्यू जब आ जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दी से, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन किसकी इक्वल है? mg cos थीटा। तो स्टूडेंट ने इस ऑप्शन को सही किया होता है, लेकिन बेटा इस कंडीशन में ये ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों? अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें क्या लिखा होगा? अ सिंपल पेंडुलम मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, किसके साथ बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ। लेकिन ये जो थीटा एंगल है ये स्ट्रिंग के साथ बना रहा है, तो हमने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेना है। यानी इस कंडीशन में क्या होगा? ये बात बताई है कि ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा नहीं है, हमें इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो ये हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे? अगर यहां से टोटल एंगल आप दें तो टोटल एंगल कितना होगा? 90, और ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर आप क्या करते हैं इस कंपोनेंट को लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? ये आ जाएगा mg sin थीटा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो mg sin थीटा है ये वाला कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? mg sin थीटा। तो टेंशन किसके इक्वल आ जाएगी? mg sin थीटा। तो फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? ये आ जाएगा mg sin थीटा। अब इसमें अगर पूछा जाए कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारे पास ये mg sin था, तो ये अब क्या आ जाएगा? क्यों? 90 माइनस साइन होगा तो ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है?
ये वाला कंपोनेंट काज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं तो हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें कोई बॉडी अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो एक्सट्रीम से ये दूसरे एक्सट्रीम तक जाती है और दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ जाती है। तो इसके लिए जो टाइम लगेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, टाइम पीरियड। अब इसके रेलेवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो क्या है, कहते हैं डिस्टेंस। एक तो आपने डिस्टेंस बताना है एंड डिस्प्लेसमेंट, और सेकेंड आपने क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट फॉर टी। यानी टाइम पीरियड टी के लिए हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इफ एम्पलीट्यूड इज ए, यानी यहाँ पे एम्पलीट्यूड बता दी होगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है ए। अगर एम्पलीट्यूड क्या हो, ए हो, तो आपने बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस क्या है, ये देखें ये ए है, तो इस तरफ भी जब जाएगा तो ये है ए आ जाएगा, जब इससे दोबारा इस तरफ आएगा तो ये भी ए आ जाएगा, और जब इस तरफ दोबारा, तो अगर हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है टाइम पीरियड में तो वो आ जाएगा 4a के इक्वल। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वो किसके इक्वल होगा, जहां से बॉडी शुरू हो रही है दोबारा वहीं आ रही है, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगी, हमारे पास 0 आ रही है, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो डिस्टेंस हमारे पास 4a आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस टाइम पीरियड के फार्मूले की तरफ चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो है वो है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। यहाँ से अगर हम देखें तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एल। इट्स मीन कि अगर हम लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आएगा, तो लिहाजा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सेकंड, अगर हम देखें तो टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी अगर हम एक्सेलरेशन को 4 टाइम बढ़ा देते हैं तो टाइम पीरियड कितना रिड्यूस हो जाएगा, 2 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम इफेक्ट स्टडी करते हैं तो क्या रिलेशन था, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l। अब यहाँ पे l है क्या, l यहाँ पे हम डिस्टेंस लेते हैं दो चीजों के दरमियान है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है। यानी ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और दूसरा इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके दरमियान जो फासला है वो हमारे पास लेंथ होगी। अब ये अब क्या है कि लेंथ जब चेंज होगी, यानी लेंथ जब इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम पीरियड हमारे पास बढ़ जाएगा, और जब लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसी के रेलेवेंट हम डिफरेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, वेरिएशन इन टी, यानी टाइम पीरियड में क्या वेरिएशन होगी, कब, व्हेन अ गर्ल सिटिंग ऑन अ स्विंग स्टैंड अप्स। यानी एक बच्ची जो है वो झूले के ऊपर बैठी हुई झूला झूल रही है, बाद में वो क्या हो जाए वहां पे खड़ी हो जाती है, तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको हम देखते हैं, अगर हमारे पास ये एक झूला है, इसमें पहले जो बच्ची है वो बैठी हुई है, तो लिहाजा जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो ये है, जो हमने लेंथ लेनी होती है वो सेंटर ऑफ मास से लेके जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को अटैच किया उसके ये लेंथ होगी इनिशियली जब बैठी हुई है। लेकिन अगर यही जो बच्ची है वो खड़ी हो जाती है, जब इसमें ये खड़ी हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो ये आ जाएगा। अब जो ही वो यहाँ पे स्टैंड अप होगी, जो लेंथ की वैल्यू है बाद में वो रिड्यूस हो जाएगी। देखिए पहले ये हमारे पास लेंथ थी, अब ये लेंथ रहेगी, तो क्यों, इसका सेंटर ऑफ मास पहले ये था, अब सेंटर ऑफ मास क्या है ये, तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस। जब लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी इसमें क्या होगा कि जो ही गर्ल स्टैंड अप होगी तो पहले उसका जो टाइम पीरियड है वो लार्ज होगा, क्यों, पहले लेंथ ज्यादा थी, लेकिन जो ही वो खड़ी हो जाएगी तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास और सपोर्ट के दरमियान जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, एज अ टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएशन इन टी, यानी टाइम पीरियड में क्या वेरिएशन होगी, क्या है, व्हेन अ होल इज मेड एट बॉटम ऑफ हॉलो स्फीयर। ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, पानी या सैंड को फिल किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक हॉलो एक सुराख बना देते हैं, उससे क्या होगा, इससे वाटर या सैंड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो ये पूछा गया है कि बताएं इसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। देखें
जब ये कंप्लीटली फिल होगा तब भी इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर में आएगा, लेकिन जब ये कंप्लीटली एम्प्टी होगा दोनों कंडीशन में इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर में रहेगा। कंप्लीटली फिल और कंप्लीटली एम्प्टी, इसका मतलब है जब कंप्लीटली फिल होगा या एम्प्टी होगा तो दोनों कंडीशन में इसकी लेंथ सेम रहेगी, लेकिन जो ही इस होल से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो होगा ये एम्प्टी हो जाएगा। जब एम्प्टी हो जाएगा तो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी इस रीजन में आ जाएगी। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। जब इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो इट्स मीन इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा, और जब ये लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो इसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। लिहाजा जो ही इनिशियली होल से पानी या सैंड बाहर आना शुरू होगी तो इसकी जो लेंथ है वो पहले से बढ़ जाएगी और टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, फिर इसकी जो लेंथ है जो बढ़ रही थी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और एट द एंड दोबारा जब कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा तो दोबारा ये यही सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। लिहाजा क्या होगा कि इनिशियली लेंथ बढ़ेगी तो इसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर लेंथ ने रिड्यूस होना शुरू हो जाना। अब जब लेंथ रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम होना शुरू, और दोबारा हमारे पास जो भी वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा तो जितना टाइम पीरियड उसका पहले था उतना ही टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएशन टी। अब हमारे पास कहता है कि वेरिएशन टी कब होगी, व्हेन सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड बाय अ वायर देन बाय इंक्रीजिंग टेंपरेचर। हमने सिंपल पेंडुलम को क्या किया हुआ है, एक वायर की मदद से सस्पेंड किया हुआ है और एटमॉस्फेयर का जो टेंपरेचर है वो बढ़ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जो ही टेंपरेचर इंक्रीज होता है जो वायर है ये इसमें एक्सपेंशन होगी, तो जब एक्सपेंशन होगी तो इट्स मीन कि उसकी लेंथ में क्या होगा, गेन आएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। तो लेंथ जब इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही वजह है कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो उसमें वायर्स की लेंथ बढ़ जाती है तो लिहाजा टाइम पीरियड उनका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब सर्दियाँ होंगी तो टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से उनमें कन्वेक्शन का अमल होगा, लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, लिहाजा उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय इंक्रीजिंग mass and amplitude of simple pendulum its time period increases, decreases, remains same, none of these। तो इसमें क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट। तो क्योंकि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है किन चीज़ों के ऊपर, मैस के ऊपर और एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो लिहाजा जब हम क्या करेंगे, मैस या एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस एंड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ केसेस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वैल्यू गिवन भी हो सकती है और एक ऑप्शन के तौर पे ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच केसेस द टाइम पीरियड इज इंक्रीजेस, तो उस तरह भी हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इफ सिंपल पेंडुलम इज इन अ लिफ्ट, सिंपल पेंडुलम क्या है, एक लिफ्ट में है और वो लिफ्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है अपवर्ड विद एक्सेलरेशन है ए के साथ। जब अपवर्ड मूव करेगी एक्सेलरेशन ए के साथ तो नेट एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू होगी g प्लस ए आ जाएगा। तो जब ये फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, लिहाजा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर जो लिफ्ट है वो मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, यानी जो लिफ्ट है वो मूव डाउनवर्ड कर रही है और किस एक्सेलरेशन के साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g माइनस ए। तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जब एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाएगा जो टाइम पीरियड होगा वो क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी फर्ज करें कि पहले वो अपने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रही है 5 सेकंड में, तो अब टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा तो 6, 7, 8 किसी भी टाइम में वो क्या कर सकती है, अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कोई लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही हो तो तब क्या होगा, जब कोई लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, g माइनस जी, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, लिहाजा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, इन्फिनिट होगा। इट्स मीन कि ऑब्जेक्ट सिंपल पेंडुलम जहाँ होगा वहीं रहेगा, वो ऑसिलेट नहीं करेगा। अब इन्हीं जितने भी हमने रिलेशन पढ़े हैं इन सब की मदद से हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों, फ्रीक्वेंसी का हमने फार्मूला पढ़ा था f इज इक्वल टू 1/t। तो क्या होगा, जब इसका टाइम पीरियड इन्फिनिट हो जाएगा तो 1/∞, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 0।
इसी तरह सब में अगर आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी तो हम 1/t ले लेंगे, उससे हमें फ्रीक्वेंसी का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास है एक सिंपल पेंडुलम, उसके ऊपर है प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और उसको हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है और इसको डिस्प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं। सबसे पहले है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो और ग्रेविटेशन फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी ग्रेविटेशन फील्ड डाउनवर्ड है और जिस फील्ड में ये मूव कर रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, डाउनवर्ड। तो उस कंडीशन में जो टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास आ जाएगा t = 2 पाई l ओवर g प्लस g q e ओवर m। तो यानी यहाँ पे हमारे पास ये भी एक्सेलरेशन ही है, ये दो फोर्सेस हैं, एक हमारे पास है F = q e और दूसरी क्या है F = ma। यहाँ से अगर हम ma को फाइंड करें तो ये आ जाएगा q e और a आ जाएगा q e ओवर m। यानी इसमें जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है, जब ये फैक्टर बढ़ जाएगा तो इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास और जी, यानी जी तो डाउनवर्ड है लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपवर्ड, तो दोनों अपोजिट हो गए हैं। तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो रिड्यूस होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, g माइनस क्यू ई ओवर m। तो जब ये फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और उसके बाद इसका थर्ड केस है अगर g और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हों, दोनों एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल हो, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है लेकिन जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वो हमारे पास पॉजिटिव से क्या है, नेगेटिव की तरफ, तो दोनों एक दूसरे के कितने हैं, राइट एंगल या परपेंडिकुलर है। तो उस कंडीशन में हम जो टाइम पीरियड का फार्मूला यूज करेंगे वो होगा t = 2 पाई। ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा l ओवर g² प्लस g² e² ओवर m²। अब नेक्स्ट है हमारे पास दो डिफरेंट और केसेस हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास एक कैरेज है, कोई गाड़ी वगैरह है, उसके अंदर सिंपल पेंडुलम जो है मूव, जो गाड़ी है वो कैसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, a। तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास आ जाएगा t = 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g² प्लस a²। तो ये एक्सेलरेशन वही होगा जिस एक्सेलरेशन के साथ गाड़ी मूव कर रही है। तो इसमें भी हमारे पास नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ कैरेज मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अब जिस गाड़ी के अंदर सिंपल पेंडुलम है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो तब क्या होगा, तो अगर सर्कुलर पाथ में होगी तो इस एक्सेलरेशन की जगह हम क्या ले लेंगे, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ले लेंगे। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होता है, ac = a² ओवर r। तो ये हम वैल्यू रख लेंगे। तो अगेन यहाँ वैल्यू बढ़ रही है तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस, अगर कंप्लीट रोटेशन में हम उसके वर्क की बात करें तो जहाँ से बॉडी शुरू हो रही है दोबारा वहीं आ गई है, डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0, तो लिहाजा उसका वर्क जो होगा वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ है 50 मीटर। पहले हमने क्या किया, उसको रख दिया है जमीन के जो इक्वेटर हिस्सा है उसके ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर उसी को हम शिफ्ट कर देते हैं पोल पे। तो हमने देखना है कि उसके जो टाइम पीरियड है उसमें क्या वेरिएशन आती है। तो जो इक्वेटर होता है वहाँ पे जो g की वैल्यू थी है वो कम होती है, वहाँ पे कम है तो वहाँ टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा। तो लिहाजा इक्वेटर पे g कम होता है, वहाँ टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन जो ही हम पोल पे लेकर जाएंगे तो वहाँ g जो है वो बढ़ जाएगा, तो g लार्ज होने की वजह से जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी जो ही हम सिंपल पेंडुलम को मूव करते हैं इक्वेटर टू पोल तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ सेम लेंथ पेंडुलम शिफ्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून। अगर हमारे पास सेम लेंथ का सिंपल पेंडुलम है, पहले वो अर्थ पर है, फिर उसी लेंथ का सिंपल पेंडुलम हम कहाँ पे ले जाते हैं, मून पे ले जाते हैं, तो आपने बताना है उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो जो ही हम चांद पे जाएंगे तो चांद पे जमीन की निस्बत जो ग्रेविटी है वो 6 टाइम कम होगी। तो जब जो ग्रेविटी 6 टाइम कम हो जाएगी तो वहाँ पे जाके जो उसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो हम क्या करेंगे, उसके ये समझ लें स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम की जो वैल्यू है वो उसकी टाइम पीरियड की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये ग्राफ फॉर सिंपल पेंडुलम। तो जो सिंपल पेंडुलम के लिए जो डिफरेंट ग्राफ है उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमने ग्राफ ड्रा किया है टाइम पीरियड और लेंथ के दरमियान। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, तो ये हमारे पास कर्व लाइन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें हमने टाइम पीरियड का स्केल लिया
और लेंथ का ग्राफ ड्रा करते हैं, तो क्योंकि जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्केयर ऑफ टाइम पीरियड, तो ये ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट और जो स्ट्रेट लाइन है वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड और स्केयर रूट ऑफ लेंथ का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। तो ये भी नियरली अगर हम क्या करते हैं, स्केयर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये टी स्केयर आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, तो लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्केयर ऑफ टाइम पीरियड, तो ये भी ग्राफ हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हमने क्या किया है, टाइम पीरियड और 1 आवर स्केयर रूट ऑफ जी के दरमियान ग्राफ ड्रा किया है। तो ये जो टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इस पूरी टर्म्स के, तो ये जो ग्राफ आएगा ये भी हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो ग्राफ ड्रा किया है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड के दरमियान है। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये टाइम पीरियड के जो टाइम पीरियड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ जी, तो ये हमारे पास इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने ज़ाहिर किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम इसके नाम से जाहिर है कि ये हमारे पास ऐसा सिंपल पेंडुलम होगा जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड होगा। तो ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेंडुलम इज दैट हुज टाइम पीरियड इज, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकंड। और अगर पूछ लिया जाए बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, f इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 हर्ट्ज। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम अर्थ पे सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ है उसको फाइंड करना चाहते हैं तो हम फार्मूला जो यूज करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l/g। यहाँ से अगर हम इसकी टाइम पीरियड को 2 सेकंड रखते हैं और g की वैल्यू 9.8 रख के हल करते हैं तो हमारे पास अर्थ के ऊपर इसकी जो लेंथ आ रही है दैट इज इक्वल टू 99.3 सेंटीमीटर या 1 मीटर के इक्वल है। तो यहाँ से भी एमसीक्यू आ जाता है कि लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज, तो जमीन पे इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होगी, या ये अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल वैल्यू क्या है कि 99.3 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई सेकंड पेंडुलम मून पे है, यानी ऐसा पेंडुलम जिसकी मून के ऊपर जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू 2 सेकंड है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो क्योंकि मून के ऊपर जब हम कोई ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे तो वहां पे जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो जमीन की निस्बत 6 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, तो हमें जो लेंथ है वो भी कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी, 6 टाइम, यानी ये 6 टाइम रिड्यूस होगा, लेंथ को भी हम क्या कर देंगे 6 टाइम रिड्यूस कर देंगे, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वहां पे जो हम लेंथ लेंगे 1/6 मीटर होगी। नेक्स्ट ये जो एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इजी भी है। सेकंड पेंडुलम इज ऑन मून, यानी हमारे पास एक सेकंड पेंडुलम है मून पे, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये देखा गया है कि स्टूडेंट क्या करते हैं मोस्टली कि क्योंकि हम चांद पे लेके हैं तो जब हम चांद पे लेकर जाएंगे तो जो जी की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जब जी कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। स्टूडेंट ने ये वाला जो ऑप्शन है वो टिक किया होता है, लेकिन बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों, यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो क्या लिखा हुआ है, अ सेकंड पेंडुलम इज ऑन मून, तो अगर मून पे सेकंड पेंडुलम है तो इट्स मीन कि उसका टाइम क्या होगा 2 सेकंड, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा 2 सेकंड के। उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसको हमने डिस्कस करना है। तो इसके लिए ये हमें मैथ स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे स्टडी करें, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारे पास x की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे अपोजिट साइड ली है -x0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट की हालत में होगा, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 kx0²। अगर टोटल एनर्जी हमें फाइंड करनी है तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी 1/2 kx0²। उसके बाद नेक्स्ट है मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे अगर हम देखें तो मीन पोजीशन पे क्या है, x की वैल्यू 0 है। अब मीन पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो 0 है, लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, लेकिन मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, उस वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम। अगेन अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं तो वो दोनों के सम के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी मोशन के दौरान किसी भी लम्हे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, तो वो पीई हमारे पास होगी 1/2 kx²। अगर इसमें हम देखें तो 1/2 भी कांस्टेंट है और k भी क्या है कांस्टेंट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ x के, यानी अगर हम क्या करते हैं x को डबल कर देंगे
तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम। और अगर ये जो x है ये हमारे पास रिड्यूस होके हाफ हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो जाएगी, ये 4 टाइम कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करते हैं किसी भी लम्हे। तो किसी भी लम्हे जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है कि इज इक्वल टू 1/2 कि x नॉट स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो टोटल एनर्जी आ रही है वो है हमारे पास कि टोटल TE इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 1/2 ये कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x नॉट स्क्वायर, यानी इसको डबल करने से कितना इफेक्ट होगा, 4 टाइम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो k की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। तो इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम था उसमें ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k ओवर m। तो हमने k फाइंड करना है, तो इस तरफ भी हम स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा k ओवर m। अगर यहाँ से हम k फाइंड करते हैं तो k क्या आ जाएगा, k हमारे पास आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। अब इस k की जो वैल्यू है अगर इस इक्वेशन में हम रख देते हैं तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। ये जो है हमारे पास रिलेशन ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो बता देता है मास की वैल्यू, उसके बाद ओमेगा और x नॉट और टोटल एनर्जी पूछ ली जाती है, तो तब हम इसकी मदद से टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो बता देता है ओमेगा m और x की वैल्यू और किसी भी हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता है, तो फिर हम यहाँ पे k की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे और किसी भी लम्हे उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हम k की वैल्यू रख के किसी भी लम्हे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, क्या एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कौन से डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है। तो ये देखा गया है कि मोस्ट स्टूडेंट जो है इसका ऑप्शन x नॉट बाय 2 उसको करेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल है और मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक। तो स्टूडेंट के ख्याल में होता है कि मिड में क्या होगा, हाफ हिस्सा काइनेटिक का होगा और हाफ क्या होगा, पोटेंशियल का। लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल रख लेंगे। तो ये हमारे पास है किसी भी लम्हे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1/2 k x के इज इक्वल टू आ जाएगा, किसी भी लम्हे काइनेटिक एनर्जी है 1/2 k x नॉट स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। तो ये 1/2 k के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये वैल्यू माइनस की इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर। x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, x नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x नॉट स्क्वायर रूट 2। तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बीटा वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी f और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है f, यानी ये समझ लें ये हमारे पास एक पार्टिकल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, अगर बॉडी यहाँ पर है तो यहाँ से शुरू होगी फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो इसका फर्ज करें कि हमारे पास ये 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रही है, तो इट्स मीन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 हर्ट्ज। अब पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी f, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया इसकी कितनी है f। द फ्रीक्वेंसी एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू पोटेंशियल। तो हमने बताना है किस फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक पोटेंशियल में या पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी। तो देखें ये जो हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है ये पोटेंशियल थे, तो फिर यहाँ पे आ गया ये काइनेटिक होगी, फिर वहां पे चला गया। तो जब उसके बाद दोबारा ये एक दफा इसकी 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी चेंज होने की, उसके बाद दोबारा अगर यहाँ से इस तरफ जाता है तो एक दफा दोबारा होगा, यानी आपके पास द फ्रीक्वेंसी एट विच द काइनेटिक एंड पोटेंशियल चेंजेस
तो वो हमारे पास जो उसकी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होगी उससे डबल होगी। यानी हमारे पास अगर सिंपल हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने की फ्रिक्वेंसी या पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने की फ्रिक्वेंसी उससे डबल होगी। तो ये एफ है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम डिफरेंट जो कंडीशन है उसमें देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब हमारे पास x 0 होगा तो x 0 से मुराद ये है मीन पोजीशन, तो उस कंडीशन में टोटल एनर्जी काइनेटिक होगी और पोटेंशियल क्या होगी, 0। उसके बाद हमें मिड पॉइंट पे चले गए हैं, तो जब x की जो वैल्यू है x नॉट बाई 2 होगी, यानी इस तरफ हम चले जाते हैं x नॉट बाई 2, तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3e/4 होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, e/4। नेक्स्ट है जब x इज इक्वल टू x नॉट, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे यहाँ पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल होगी और काइनेटिक क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट है अगर हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाते हैं x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट बाई 2, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का क्या होगी, 3/4 और पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, e/4। ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे x नॉट बाई 2 रख देते हैं इसकी जगह पे, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा और ये जो वैल्यू बनेगी वो e/4 होगी। और इसी तरह अगर हम इस x की जगह पे ये रख देते हैं x नॉट बाई 2, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी में रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है अगर हम अदर एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो अगेन 0 आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन कौन सी होगी, ऐसी ऑसिलेशन जिसमें जो बॉडी है वो ऑसिलेट करती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फंडामेंटल। किसके अंडर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास फ्री ऑसिलेशन होती है उसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ये रिमेन सेम रहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्री ऑसिलेशन विच वन ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम, फर्स्ट ऑप्शन होगा एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज वाला। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम नाम देंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ऐसी ऑसिलेशन जिसमें वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ रिड्यूस होता जाता है। अब इसमें जो एनर्जी है वो लॉस होती है। अब जो एनर्जी में लॉस कैसे होगा, तो इसकी जो एनर्जी है वो हीट या जो रेजिस्टिव फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करने में यूज हो जाएगी, तो लिहाजा हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, डेसिपेट। अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स ऑसिलेशन। तो ये एक ऐसी ऑसिलेशन है जिसमें बॉडी जो है वो ऑसिलेट करेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मेरे पास सिंपल पेंडुलम है, मैं उसको पुश देता हूँ, फिर दोबारा मेरी तरफ आता है, फिर दोबारा उसको पुश दे देता हूँ, तो हमारे पास एक पीरियोडिक फोर्स लग रही है, तो उस ऑसिलेशन को हम क्या नाम देंगे, फोर्स ऑसिलेशन। नेक्स्ट है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कब होगी, अगर हमारे पास अप्लाइड फोर्स की वजह से फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होते हैं, तो बॉडी क्या करती है, मैक्सिमम लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती है, उसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस।